हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे आप सभी का स्वागत है। मेरा यह यूट्यूब चैनल आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैथमेटिक्स। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक, और इस बुक का नाम रहेगा कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इस बुक का नाम रहने वाला है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका पेपर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, उस पेपर का नाम है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यह पेपर टोटल आपके 100 मार्क्स का रहेगा। यह टोटल आपके पेपर जो रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 70 नंबर का आपका पेपर लगने वाला है और 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 30 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के। ये 70 नंबर का पेपर आपके 4 यूनिट के अंदर डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। ये 70 नंबर का पेपर आपके 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। आज की इस क्लास के अंदर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो यूनिट फोर्थ का एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैंने इस पेपर के यूनिट फोर्थ से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये टॉपिक यूनिट 70 नंबर में शामिल है तो है ही, साथ में यही टॉपिक आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल एलपीपी में भी शामिल है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी आने वाला टॉपिक है। इसीलिए पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने यूनिट फोर्थ के इसी टॉपिक से स्टार्ट किया है। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। नियमित रूप से हमारी कक्षा आएंगी। आज यह यूट्यूब पे मेरी पहली क्लास है। मेरे बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन यह है कि मैंने अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस टॉपिक का नाम रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या। रेखिक प्रोग्रामन समस्या। हमारी सभी कक्षाएं बाइलिंगुअल रहेंगी, जिसमें इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी में भी क्या लेंगे क्लासें। सभी क्लासें हमारी बाइलिंगुअल रहने वाली है। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के यूनिट फोर्थ का यह पहला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सोल्व करना सीखेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। कौन से मेथड से? सिंप्लेक्स मेथड से। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सोल्व करना सीखने वाले हैं किससे? सिंप्लेक्स मेथड से। तो अब शुरुआत होती है हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि जिसको शॉर्ट में एलपीपी कहा जाता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आखिर होती क्या है और सिंप्लेक्स मेथड से आखिर क्या मतलब है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है और सिंप्लेक्स मेथड से आखिर क्या मतलब है? अगर हम डेली यूज की बात करें, जैसे कि मान लो कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम हो।
उसके पास संसाधन जो सीमित हैं, परंतु संसाधनों के लिमिट में होने के बावजूद वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट कैसा रहे, मैक्सिमम, और उसका जो लॉस रहे वो क्या रहे, मिनिमम। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए और लॉस को मिनिमम करने के लिए जो समस्याएं रहती हैं, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर। यह हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली वीडियो है। इसके अंदर हम कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की यूनिट 4 से शुरुआत की है, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर ये आपके पेपर के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है, इसीलिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर साल आपको पेपर के अंदर प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इस बार भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पेपर के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने इस टॉपिक की शुरुआत कहां से की है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। अब बात आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेस रहते हैं, जो संसाधन रहते हैं, वो सीमित मात्रा में रहते हैं। उन सीमित मात्रा में होने के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो क्या हो, मैक्सिमम, और हमारा लॉस क्या हो, मिनिमम। तो ऐसी समस्याओं को कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है इसको क्या कहा जाता है, सिंप्लेक्स मेथड। हम इसको एक क्वेश्चन के एग्जांपल के तरीके से समझेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसमें रहता है हमारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। आपकी जो बुक रहेगी वो ये रहेगी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसको हिंदी में बोलते हैं इष्टतमीकरण प्रविधियां, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और इसका हम जो एक बेसिक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन, सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, solve the linear programming problem by simplex method, solve the linear programming problem by simplex method, solve the linear programming problem by simplex method। और जो प्रॉब्लम दी हुई है वो दी हुई है निम्नतम मिनिमम z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x1 प्लस 2x2। प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं, प्रतिबंध को बोलते हैं इंग्लिश में कंस्टेंट्स। जो कंस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, और एक कंस्टेंट आपको दिया हुआ है x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। एंड आपको जो ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए हैं, जो आपको ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए हैं उनको हिंदी में बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को वो सॉल्व करवाना चाहता है कौन से मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से। हमारे इस YouTube चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा आपको स्पेशलाइजेशन टीम के द्वारा मिलेगा। हमारे जो भी यहाँ पे स्पेशल टीम रहने वाली है, जो हमारे साथी रहने वाले हैं, सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को क्या करते हैं, पूरे करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है, और वो भी कौन से मेथड से सोल्व करना है, सिंप्लेक्स मेथड से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको जो एलपीपी दी है ना, उस एलपीपी के टोटल 3 पार्ट होते हैं। उस एलपीपी के कितने पार्ट होते हैं, 3। एक पार्ट को कहा जाता है उद्देश्य फलन। क्या कहा जाता है, उद्देश्य फलन।
एक पार्ट को कहा जाता है उद्देश्य फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिबंध। क्या कहा जाता है? प्रतिबंध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रेंट्स। एक जो तीसरा होता है उसको कहा जाता है ऋणोत्तर प्रतिबंध। क्या कहा जाता है? ऋणोत्तर प्रतिबंध, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्या कहा जाता है? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो कोई भी एलपीपी के तीन पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक कंस्ट्रेंट्स और एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि कोई भी एलपीपी उद्देश्य फलन, प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंधों से मिलकर बनती है। तो हम देखते हैं क्या इस एलपीपी के अंदर तीनों पार्ट दिए हुए हैं। क्या इस एलपीपी के अंदर जो पहला पार्ट दिया हुआ है, निम्नतम z इज इक्वल टू -6x1 + 2x2, ये जो पार्ट है ये कहलाता है उद्देश्य फलन। किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अधिकतम यानी कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम यानी कि निम्नतम वाली जो इक्वेशन होती है, जो एक लीनियर इक्वेशन है, जो कैसी इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन। यहां पे वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1। तो जो पार्ट होता है वो पार्ट कहलाता है उद्देश्य फलन, या फिर क्या कहलाता है? प्रतिबंध, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ में जो वेरिएबल्स की इक्वेशंस या इनइक्वलिटीज यानी कि समीकरण या फिर असमीकाएं जो दी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं प्रतिबंध। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध। और जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंस्ट्रेंट्स। जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंस्ट्रेंट्स। तो उद्देश्य फलन हो गया यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और क्या हो गया? कंस्ट्रेंट्स हो गया। और जो तीसरे वेरिएबल्स आपको जो रहते हैं, जो क्या हमेशा क्या रहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमेशा ही किस फॉर्म में मिलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में। और ये कहलाते हैं ऋणोत्तर प्रतिबंध, और जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो हम ये देख चुके हैं कि सबसे पहले तो एलपीपी वो होती है जिसके अंदर डेली यूज के अंदर कोई भी हमारे सामने ऐसी समस्या हो जिसमें हम हमारे लाभ को यानी कि प्रॉफिट को तो मैक्सिमम करना चाहें और मिनिमम हानि को क्या करना चाहें? मिनिमम। तो ऐसी समस्याओं को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उद्देश्य फलन जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दूसरा पार्ट प्रतिबंध जिसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और तीसरा पार्ट रहता है ऋणोत्तर प्रतिबंध जिसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। हमें ध्यान रखना होता है किसी भी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, क्या तो वो मैक्सिमम फॉर्म में होता है और या फिर किस फॉर्म में होता है? मिनिमम में। तो क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर लाभ क्या तो अधिक होगा और हानि क्या होगी? मिनिमम। तो प्रॉफिट को हम हमेशा मैक्सिमम करना चाहते हैं और लॉस को हम हमेशा क्या करना चाहते हैं? मिनिमम। तो हम देख चुके हैं कि हमारी एलपीपी को बुक वाला चाहता है कि इस एलपीपी को सोल्व किया जाए, वो भी कौन से मेथड से? सिंप्लेक्स मेथड से। तो अभी तो हमने एलपीपी का क्या देखा है? बेसिक। तो ये हमारी एक एलपीपी है। अब इसको कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? सिंप्लेक्स मेथड से। तो सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए किसी भी एलपीपी की कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो। हम एक एक करते हुए सारी स्टेप्स देखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आप इस YouTube चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और आप भी जो स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या करें? प्रेस। तो हम शुरू कर रहे हैं अब सिंप्लेक्स मेथड। तो आप ध्यान रखना, अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख लो, नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। तो किसी भी एलपीपी के तीन पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य फलन, एक प्रतिबंध और एक कौन सा? गैर ऋणोत्तर प्रतिबंध, या फिर इसको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को कैसे सोल्व किया जाता है? सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपीपी को कैसे सोल्व किया जाता है? सिंप्लेक्स मेथड, इसको हिंदी में भी सिंप्लेक्स मेथड ही कहा जाता है। सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टेप फर्स्ट रहती है, सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टेप फर्स्ट रहती है वो ये कहती है कि जो आपकी एलपीपी दी हुई है,
उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें। कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हमें सबसे पहले कौन से रूप में बदलना है, मानक रूप में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मानक रूप में। स्टेप फर्स्ट बोलती है सिंप्लेक्स मेथड की, जो भी आपको एलपीपी दी हुई है ना, उसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी कि कौन से मानक रूप में क्या करें, उसको परिवर्तित। मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए जो बात आती है वो ये बोलती है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होता तब तो हमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना था, परंतु हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि मिनिमम में है, यदि किसमें है, मिनिमम में, तो हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले बदलना होगा किसमें, मैक्सिमम फॉर्म में। सबसे पहले इसको अधिकतम के रूप में लाना होगा। हमें सबसे पहले कौन से रूप में लाना होगा, अधिकतम के रूप में। अधिकतम के रूप में लाने के लिए, अधिकतम के रूप में लाने के लिए देखो क्या करेंगे, एक बार के लिए मैं प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंध हटा रहा हूं, इसको आपको फिर से लिख के बताएंगे कि प्रतिबंध और ऋणोत्तर प्रतिबंध क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक एक काम करते हैं, आप एक बार फिर से देख लें। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से मैक्सिमम फॉर्म में होता तब तो हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, वो पहले से कौन से फॉर्मेट में था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था। परंतु हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी मिनिमम फॉर्म में है, तो स्टेप फर्स्ट बोलती है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें निम्नतम की जगह तो करना होगा क्या, अधिकतम। निम्नतम की जगह तो क्या करना होगा, अधिकतम। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम, तो यहां पे क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। अब बात आती है कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। तो यहां पे हम जेड ना लिख के अब लिखेंगे जेड डैश। क्या लिखेंगे, जेड डैश, क्योंकि हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है ना, और फंक्शन चेंज हो रहा है तो उसको किसी दूसरे वेरिएबल से क्या करना होगा, रिप्रेजेंट। और इसीलिए हम यहां पे क्या लगा देते हैं, जेड डैश। और बाकी इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। तो ये कितना हो जाएगा, 6x1, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है कौन सी फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म की बात यह बोलती है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो, अगर वो पहले से ही मैक्सिमम फॉर्म के अंदर है तो उसको एज इट इज रखना है, हमें उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर वो मिनिमम फॉर्म के अंदर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए हमें उसको मिनिमम से किसमें कन्वर्ट करना होगा, मैक्सिमम के अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अभी आगे देखते हैं, अब हमारे एक बार के लिए प्रतिबंध देखते हैं कि हमारे प्रतिबंध क्या थे, हमारे कंस्टेंट्स क्या थे। कंस्टेंट्स 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो पहली लाइन थी ना, वो तो ये थी कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस फॉर्म में लेके आओ, मैक्सिमम की फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज विल बी इन मैक्सिमाइज्ड फॉर्म, कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा कौन सी फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी दूसरी बात बोलती है कि जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि जो आपके प्रतिबंध हैं, वो असमीकाओं के रूप में नहीं होने चाहिए, यानी कि वो इनइक्वलिटीज में नहीं होने चाहिए। वो किस में होने चाहिए, इक्वेशंस की फॉर्मेट में होने चाहिए। यानी कि किस रूप में होने चाहिए, समीकरण के रूप में होने चाहिए। तो हमें इन प्रतिबंधों को, इन कंस्ट्रेंट्स को, दोनों को इनइक्वलिटीज से चेंज करके किस में कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशंस में। किस में कन्वर्ट करना होगा, समीकरण के अंदर क्या करना होगा, कन्वर्ट। अब बात आती है कि इन कंस्ट्रेंट्स को आखिर समीकरण में कैसे बदला जाए। यदि मान लो दी गई एलपीपी के पहले से ही कंस्ट्रेंट्स किस फॉर्मेट में है,
इक्वेशन की फॉर्मेट में है, तो हमें उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना है। पहले से अगर फॉर्मेट में किसमें है, इक्वेशन में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। परंतु इसके अंदर हम दोनों कंस्टेंट्स देख रहे हैं, दोनों किसमें है, इनइक्वलिटीज में, यानी कि असमीकाओं के रूप में। तो असमीकाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, क्या तो लेस देन की और या फिर किसकी, ग्रेटर देन की। तो इसमें किसकी दी हुई है, लेस देन की असमीकाएं दी हुई है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन के अंदर, यानी कि किसके अंदर बदलना होगा, समीकरण के अंदर। अब बात आती है कि इनको बदला किससे जाए, समीकरण के अंदर। तो बदलते हैं, एक एक को बदलते हैं। 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2। अब इसको समीकरण में बदलते हुए आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास कोई वेट मशीन है, कोई वेट मशीन है हमारे पास, कोई वेट मशीन है, और इस वेट मशीन में मान लो यहां पे 5 केजी वेट है। कितना वेट है, 5 केजी। और यहां पे जो वेट है ना वो कितना है, 7 केजी। यहां पे वेट कितना है, 7 केजी वेट है। तो इस तरफ का जो पार्ट है वो नीचे जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन है। ये वाला पार्ट अभी कितना है, ग्रेटर देन है। तो अगर हम इस तरफ अगर कुछ ना कुछ ऐड करें, अगर इधर हम 2 ऐड करते हैं 2 केजी, तो दोनों तरफ वेट इक्वल होगा नहीं होगा, होगा। अगर मान लो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं 2 केजी, कितना ऐड कर देते हैं, तो क्या ये इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, क्या ये दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से हम दी गई इनइक्वलिटीज को भी किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इक्वेशन के अंदर। देखो, तो आप ध्यान रखना, अगर इस तरफ वेट ज्यादा है तो हम इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, 2x1 माइनस x2 और इधर मैं ऐड कर देता हूं कितना, x3। इधर मैंने कितना ऐड कर दिया, x3। तो क्या ये अभी बराबर में 2 होगा नहीं होगा, इधर हमने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया ना। कुछ ना कुछ ऐड करने से एक नया वेरिएबल ऐड करना होता है। तो x2, x1 और x2 पहले से हैं, तो हमने कितने बदल दिया, x3 ऐड कर दिया। तो अब ये इक्वल 2 होगा नहीं होगा। इस नए x3 वेरिएबल को, इस नए x3 वेरिएबल को कहा जाता है स्लैक वेरिएबल। क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल। क्या कहा जाता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है न्यूनता पूरक चर। न्यूनता पूरक चर, इसको हिंदी में कहा जाता है स्लैक वेरिएबल, या फिर क्या कहा जाता है, न्यूनता पूरक चर। क्या कहा जाता है, न्यूनता पूरक चर। क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल, या फिर इसको क्या कहा जाता है, न्यूनता पूरक चर। तो पहली जो हमारा प्रतिबंध था उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन के अंदर। अभी हम दूसरे प्रतिबंध को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन के अंदर। ये मैं एक साथ पूरी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक साथ पूरी को लिखेंगे एक बार के लिए। देखो, दूसरा जो कंस्टेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये असमीकाओं के रूप में है या फिर किस रूप में है, इनइक्वलिटीज के रूप में। तो इसको भी हम चाहते हैं कि किस में बदला जाए, इक्वेशन के रूप में बदला जाए या फिर किस में बदला जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाए। तो इधर भी हमने कुछ ना कुछ क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो x3 तो हम पहले से जोड़ चुके हैं, तो इसमें हमें कितना जोड़ना होगा, x4। तो इसमें हमने कितना जोड़ दिया, x1, और इसमें हम कितना जोड़ चुके हैं, ये x4। क्या जोड़ दिया, x4, और ये भी अब कितने बदल जाएगा, 4 में। इक्वेशन इक्वल में आके कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे ये जो x4 है ना, ये भी कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। क्या कहलाएगा, स्लैक वेरिएबल। और इसको भी हिंदी में कहा जाता है न्यूनता पूरक चर। क्या कहा जाता है, न्यूनता पूरक चर, और या फिर इसको क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और कंस्ट्रेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बदल देते हैं तो हमारी सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अभी हमारी सिंप्लेक्स मेथड की सिर्फ स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई है। स्टेप फर्स्ट ये बोलती है कि आपकी जो भी एलपीपी है उसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पहला काम हमें करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा होना चाहिए मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में। और हमारे जो प्रतिबंध दिए हुए हैं, जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, वो होने चाहिए हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होने चाहिए,
इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। एक बार मैं अच्छे से लिख के पूरा फिर से बता देता हूं कि कैसे हमने कन्वर्ट किया एलपीपी को। हमारी जो एलपीपी दी हुई थी वो ये दी हुई थी, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -6x1 प्लस 2x2, माइनस का 6x1 प्लस 2x2, और जो हमारे कंस्टेंट्स दिए हुए थे, जो हमारे क्या दिए हुए थे, प्रतिबंध, और वो प्रतिबंध हमारे थे 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, और जो हमारे ऋणोत्तर प्रतिबंध दिए हुए थे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो दिए हुए थे वो दिए हुए थे x1 x2। और बुक वाला चाहता था कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व किया जाए, सिंप्लेक्स मेथड से। और सिंप्लेक्स मेथड की पहली स्टेप बोलती है कि ठीक है हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमारे कुछ स्टेप्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो। तो पहली स्टेप बोल रही थी कि ये जो एलपीपी दी हुई है ना आपकी, ये जो इस पूरी को एलपीपी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हो गए, कंस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो किसी भी एलपीपी के 3 पार्ट होते हैं, उसमें पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कंस्टेंट्स, और तीसरा क्या कहलाता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब बुक वाला चाहता है कि ठीक है इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे, लेकिन पहले मेरे को इसको किसमें बदल के दिखाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले मेरे को इसको किसमें बदल के चेंज करके दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात ये बोलती है कि पहले अगर मिनिमम जेड को देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है तो दिक्कत है। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है तो मतलब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करना होगा, और चेंज करने के लिए बुक वाला बोलता है कि इसको मिनिमम को तो लिखो मैक्सिमम, जेड को लिखो जेड डैश, और इनको मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो ये -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 6x1 माइनस 2x2, 6x1 माइनस 2x2। थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कन्वर्ट हो गया किसमें, मैक्सिमम फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बात आती है कंस्टेंट्स की। कंस्टेंट में पहले यहां पे ध्यान दो, ये अगर असमीकाओं के रूप में है, यानी कि इनइक्वालिटीज में है, तो इनको किसमें कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन के अंदर। और इक्वेशन में बदलने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो हमारे पास कोई वेट मशीन है और एक तरफ वेट कम है और दूसरी तरफ वेट ज्यादा है, तो हम इधर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसके अंदर हम जो जोड़ते हैं वो वेरिएबल्स जोड़ते हैं। तो पहले प्रतिबंध के अंदर तो मैंने क्या जोड़ दिया, 2x1 माइनस x2, और इसमें कितना जोड़ दिया, x3, और बराबर में कितना आ गया, 4। ये मैंने यहां पे जगह क्यों छोड़ी अभी बताएंगे, इसका मतलब क्या है, बराबर में 2, सॉरी, बराबर में कितना आएगा, 2। दूसरे प्रतिबंध के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, जोड़ना होगा, वेरिएबल्स जोड़े होंगे, लेकिन x3 हम पहले से जोड़ चुके हैं, तो अभी इसमें कितना जोड़ेंगे, x4। तो x1 के नीचे आपको x1 लिखना है और यहां पे आपको लिखना है x4, और बराबर में कितना आ जाएगा, 4। अब बात आती है कि हमने ये बीच में जगह और यहां पे जगह क्यों छोड़ी है। यहां पे 4 वेरिएबल्स हैं तो हमें यहां पे भी 4 करना होगा, लेकिन अगर मैं x4 लिख देता हूं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हम कितने जोड़ चुके हैं, पहले से x3 जोड़ चुके हैं, तो x4 दोबारा से जोड़ेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ देते हैं, 0 से। अब 0 से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ने पे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आती है दूसरी इक्वेशन पे, यहां पे x2 नहीं है, यहां पे x3 नहीं है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हुए अगर जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ दिया तो इस पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी किसमें बदल गई, इक्वेशन के अंदर। उद्देश्य फलन को यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ध्यान में देखो, यहां पे 4 वेरिएबल्स हो गए, लेकिन ऊपर कितने वेरिएबल हैं, 2। तो ऊपर भी हम 0x3 और कितना जोड़ देंगे, 0x4, 0x3 और 0x4, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारे कंस्टेंट्स बदल चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन अभी एलपीपी तो पूरी तैयार नहीं हुई।
एलपीपी के लिए बनने के लिए उद्देश्य फलन भी होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स भी होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी। तो हमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन पहले से कितने थे, x1 और x2, पहले से कितने थे, x1 और x2। हमने दो नए और काम में लिए तो कितने हो जाएंगे, x3 और x4। और एक बात ध्यान रखना, जो भी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहते हैं, 0। तो ये भी कितने हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अब हमारी एलपीपी बदल चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब हमारी एलपीपी किसमें बदल चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बदल चुकी है। तो सिंप्लेक्स मेथड बोलता है कि आपने स्टेप फर्स्ट को क्या कर लिया है, फॉलो। आपकी स्टेप फर्स्ट यहां पे क्या होती है, कंप्लीट। परंतु अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिंप्लेक्स मेथड की सिर्फ स्टेप फर्स्ट क्या हुई है, कंप्लीट। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। एलपीपी के तीन पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। उसको सोल्व करने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है, जो साइंटिफिक मेथड काम में लिया जाता है, उसको कहा जाता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड की पहली स्टेप बोलती है कि आप देखो कि आपका गिवन एलपीपी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 2 पे आओ पहले। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टेप फर्स्ट के अंदर उसमें किसमें बदलना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। अब आते हैं स्टेप 2 में। तो अब हमारी ये इक्वेशन कोई भी काम की नहीं रहेगी, हमारे एलपीपी काम की रहेगी। कौन सी, ये, इस पूरी को एक साथ एलपीपी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब हमारे एलपीपी काम की है ये स्टेप 2। स्टेप 2 सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप सेकंड। सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप सेकंड। सिंप्लेक्स मेथड की जो स्टेप सेकंड है वो बोलती है कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एलपीपी, कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एलपीपी इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एलपीपी इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एलपीपी इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। यानी कि हमें स्टैंडर्ड एलपीपी को अब किस रूप में बदलना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। किस रूप में बदलना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। यानी कि हमें एलपीपी को अब बदलना होगा कौन से फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर बदलना होगा। स्टैंडर्ड एलपीपी को किस फॉर्मेट में बदलना होगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट में बदलना होगा। तो बात आती है कि इस एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदला जाए। कौन सी फॉर्म पे ध्यान रखना, पहली फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है एलपीपी को, और दूसरी फॉर्म में किसने बदलना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो बदलते हैं दी गई एलपीपी को कौन से फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। दी गई एलपीपी को कौन से फॉर्मेट में बदलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, आपको हो सकता है कि एक बार समझने में थोड़ी दिक्कत भी आ रही हो, परंतु हम 2-3 प्रश्नों का जैसे ही अभ्यास करेंगे आपको सारी बातें खुद से याद रहने लगेंगी। आपको पता खुद से याद रखना पता लगेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत यहीं से की है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी। आपके 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें जो आपके प्रश्न आने वाला है वो कहां से आने वाला है, सिंप्लेक्स मेथड से। इसीलिए मैंने शुरुआत की है कहां से, यहां से। अब बात आती है कि इस एलपीपी को किसमें बदलना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म की एलपीपी बोलती है कि मैक्सिमम जेड को तो मैक्सिमम जेड रहने दो, मैक्सिमम जेड को तो क्या लिखो, मैक्सिमम जेड, और बराबर में लिखो सी एक्स। बराबर में आपको कितना लिखना है, सी एक्स। बात आती है कि ये तो हमारा बदल गया कौन सा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बात आती है कंस्टेंट्स को कैसे बदलें, तो कंस्टेंट्स को बदलने के लिए ए एक्स बराबर क्या करो, ए एक्स बराबर क्या करो, बी। और बात आती, ये दोनों कंस्टेंट्स को एक साथ बदल दिया। ये ए एक्स, ए का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, मैं पूरा बताऊंगा, एक बार ध्यान रखो। और ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको एक साथ ऐसे लिख दो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से दी गई स्टैंडर्ड एलपीपी को, ये हमारी नॉर्मल एलपीपी नहीं है, कौन सी एलपीपी है, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड एलपीपी को हम किस में बदल रहे हैं,
मैट्रिक्स फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। अब बात आती है कि यहां पे सी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, तो हम एक एक देखते हैं। यहां पे जो सी रहता है ना, इसको कॉस्ट मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ये जो पॉइंट रहते हैं, वेरिएबल्स के आगे जो मल्टीप्लिकेटेड रहते हैं, 6 -2 0 और क्या लिखे जाएंगे? 0। तो जो हमारी कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 6 -2 0 और, तो ये तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कॉस्ट मैट्रिक्स। ये जो एक्स लिखा रहता है इसके अंदर आते हैं सारे वेरिएबल्स। तो एक्स कौन कौन से हमारे पास? कितने वेरिएबल्स हमारे पास? 4। x1 x2 x3 और x4। x1 x2 x3 और x4। ये जो a रहता है, इस a के अंदर जो हमारे प्रतिबंध रहते हैं, उन प्रतिबंधों के जो वेरिएबल्स रहते हैं, जो मल्टीप्लिकेटर रहते हैं आगे वाले, 2 -1 1 एंड 0। तो ये तो पहले कंस्टेंट के हो गए। अगले के कितने हैं? 1 0 0 1। तो आपके पास सी क्या होता है ये आपको पता चल गया, जिसको कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्स जो जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं वो सारे आते हैं। ए के अंदर जो प्रतिबंध रहते हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे लिखने हैं। बी, इस स्मॉल बी को कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल। क्या कहा जाता है? डिसीजन वेरिएबल। और इसके अंदर आएंगे 2 एंड 4, और इसके अंदर कितने आएंगे? 2 एंड 4। तो इस प्रकार से, और ये जो एक्स रहता है ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, और इनको सम्मिलित रूप से या फिर एक साथ ही क्या बोल देते हैं? कैपिटल एक्स। और ये कितना रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस प्रकार से हमारी ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली एलपीपी बदल चुकी है। कौन सी फॉर्मेट में? मैट्रिक्स फॉर्मेट में। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल एलपीपी दी हुई थी, स्टेप फर्स्ट में हमने उसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बदला? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सिंप्लेक्स मेथड ने कहा कि आपने मेरी स्टेप फर्स्ट क्या कर ली? फॉलो। अब हमें स्टेप सेकंड पे आना है। स्टेप सेकंड बोलती है सिंप्लेक्स मेथड की आप इस स्टैंडर्ड एलपीपी को, स्टैंडर्ड वाली को ध्यान रखना, किसमें बदलो? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बोलता है मैट्रिक्स फॉर्म में तो बदलना आता ही नहीं है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए हम सीधा मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू सी एक्स लिखते हैं। अगर मिनिमम में होता तो फिर इसको मैक्सिमम में बदलना पड़ता है। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी को कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो उद्देश्य फलन रहता है और उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं, वो वेरिएबल्स रहते हैं, सारे वो लिखने पड़ते हैं। एक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं वो सारे लिखने पड़ते हैं। ए के अंदर जो प्रतिबंध रहते हैं वो सारे लिखने पड़ते हैं। और बी को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, और जिसके अंदर कितना आता है? 2 एंड 4। और इस प्रकार से हमारी सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप सेकंड क्या हो जाती है? कंप्लीट। अभी भी हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ कितने स्टेप फॉलो किए? 2। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म वाली और दूसरी कौन सी? मैट्रिक्स फॉर्म वाली। अब आते हैं सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप थर्ड के अंदर। सिंप्लेक्स मेथड की किसके अंदर? स्टेप थर्ड के अंदर। सिंप्लेक्स मेथड की कौन सी स्टेप के अंदर? थर्ड स्टेप के अंदर। सिंप्लेक्स, ये एलपीपी को सोल्व करने का एक मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड। इस सिंप्लेक्स मेथड की स्टेप फर्स्ट हम देख चुके हैं, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टेप सेकंड हम देख चुके हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एलपीपी को किसमें बदलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। और अब आते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड बोलती है जनरेट फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। जनरेट फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। पहली सिंप्लेक्स सारणी बनाओ। तो हमें अब पहली सिंप्लेक्स सारणी क्या करनी होगी? बनानी होगी। और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाई जाती है मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना। सिंप्लेक्स मेथड की थर्ड स्टेप क्या बोलती है? जनरेट फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। अब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाई जाती है देखो। आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में इनको लिख लें, है ना।
और आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप बैक करके एक बार फिर से देखें, और हम इसका सिर्फ एक ही सवाल नहीं, कम से कम 5-7 सवाल करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, जिससे आपको बार बार नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, अभ्यास। और साथ ही हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि हम आपको इनके नोट्स भी क्या करवाएं, प्रोवाइड करवाएं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस भी क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको एक्सपर्ट टीम के द्वारा कंप्लीट सिलेबस क्या करवाया जाएगा, जिसमें हमारी कक्षाएं कंप्लीट रहेंगी। ऐसे नहीं कि हम छोड़ छोड़ के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ एक एक टॉपिक को करवाएंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ समय लगे। तो हमने शुरुआत की है अभी सेमेस्टर फर्स्ट से। अगर कोई विद्यार्थी सेमेस्टर थर्ड का या फिर थर्ड ईयर का भी कोई स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि उसको एक बार समझने में, हमें करने में क्या लगे, समय लगे, परंतु हम जल्दी ही डाल देंगे सारा चैनल यूट्यूब पे ना। तो फिर भी अगर कोई थर्ड ईयर का है तो हम उसको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो हमारे को कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में जिसके कांटेक्ट नंबर दिए रहेंगे, तो वहां से आप हमारे से क्या करें, कांटेक्ट, हम उनको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के। अब करेंगे जनरेट फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स सारणी, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना। सीबी, ये सीबी का मतलब क्या है मैं सब बताऊंगा, एक बार देखना। सीबी, बी, एक्स बी, बी, इसके ऊपर लिखना है सीजे, और यहां पे आपको लिखना है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। सी बी, बी, एक्स बी, बी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। एक बार हम इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी सेकंड की बनाने की, और सेकंड बनाने के लिए हमें उस तरफ जगह चाहिए कि जो फर्स्ट से बनेगी। थोड़ा एक बार इसको इधर की तरफ लिखते हैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल सबको दिखाई दे रहा है ना इस तरफ का, एक बार अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सी बी, बी, एक्स बी, बी, सी जे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। आपको हो सकता है ये टेबल एक बार बनाने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आप जैसे ही 2-3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपको एक खुद से टेबल बनानी आ जाएगी, है ना। तो शुरुआती समय में हो सकता है कि आपको ये टेबल थोड़ी सी अटपटी लग रही हो कि ये कैसे बनाएंगे, लेकिन 2-3 प्रश्नों का जैसे हम अभ्यास करेंगे आपको ये टेबल बनानी आ जाएगी। जेड जे माइनस सी जे। तो इस प्रकार से आपको पहली सिंप्लेक्स सारणी बनानी होती है, जिसमें आपको यहां पे हमेशा सी बी, यहां पे बी, यहां पे एक्स बी, यहां पे बी स्मॉल बी, यहां पे सी जे, और यहां पे हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स रहते हैं, वो सारे वेरिएबल्स x1, x2, x3 और x4। अगर किसी एग्जांपल में 5 वेरिएबल होंगे तो हम x5 तक लिखेंगे, और किसी में 6 होंगे तो कहां तक लिखेंगे, x6 तक। तो हमने कहां तक लिख दिया, x4 तक। यहां पे आपको हमेशा मिनिमम रेशियो लिखना है, और यहां पे आपको हमेशा लिखना है zj माइनस cj। अब बात आती है कि इस टेबल को फिल कैसे किया जाए। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट मैट्रिक्स थी हमारी, उस कॉस्ट मैट्रिक्स को ध्यान से देखना है। वो कॉस्ट मैट्रिक्स थी हमारे पास 6 माइनस 2 0 और 0। ये हमारे पास क्या थी, कॉस्ट मैट्रिक्स 6 माइनस 2 0 और 0। तो यहां पे फिल कर देना है 6
-2 0 और, तो यहां तक की बात समझ में आती है। जो हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स रहती है उसको यहां पे फिल कर देना है, 6 -2 0 और 0। अब चलते हैं आगे। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स थी वो ये थी, ए मैट्रिक्स थी 2 -1 1 0 और इधर था 1 0 0 और 1। ये हमारे पास थी ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को यहां से फिल करना शुरू करना है, बी में नहीं पढ़ना है। बी के अंदर आएंगे डिसीजन वेरिएबल्स। इससे पहले तो चलो पहले एक बार बी को फिल कर लेते हैं। तो जो डिसीजन वेरिएबल्स वाली जो मैट्रिक्स थी ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 और 4। कितने थे, 2 और 4। इसको डिसीजन वेरिएबल्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पे पहले फिल कर दो कितना, 2 और, यहां पे हमने कितना फिल कर दिया, 2 और 4। अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसको फिल करना है यहां पे, तो कितना आएगा, 2 -1 1 0 और यहां पे आएगा 1 0 0 1। तो इतनी टेबल फिल हो चुकी है। एक बार फिर से देख लो, जो सी मैट्रिक्स रहती है उस सी मैट्रिक्स को तो सीजे के अंदर फिल करना है, बी के अंदर जो स्मॉल बी मैट्रिक्स थी उसको यहां पे फिल करना है, ए मैट्रिक्स को फिल करना है यहां पे। इतनी बात समझ में आती है। हम एक दो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको ये फिल करना भी आराम से आ जाएगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा लोड समझ में लग रहा हो। अब बात आती है कि यहां पे क्या फिल किया जाए, इनमें क्या फिल किया जाए। अब इस ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखना है। इनके ऊपर ऐसे लिखो, x1 x2 x3 और x4, x1 x2 x3 और x4। इन चारों वेरिएबल्स के अंदर हमें उन वेरिएबल्स को ढूंढना होगा जो इकाई सदिश बनाएंगे, जो इकाई मैट्रिक्स बनाएंगे, इकाई अवयव बनाएंगे, जो यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। हमें उन वेरिएबल्स को देखना है। तो यूनिट मैट्रिक्स दो की क्या बनती है, 1 0 और क्या बनती है, 0 1। इकाई अवयव यही बनता है। 11th क्लास में ये चैप्टर दिया हुआ है कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स, यही बनता है इकाई। तो हमें देखना है कि इनके अंदर इन चारों में से कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो कौन कौन से बना रहे हैं, x1 और x3 और x4। ये देखो, ये तो x3 बना रहा है और ये कौन सा बना रहा है, x4। तो ये तो कौन सा है, x3 और ये कौन सा है, x4। तो हमें यहां पे वो x भरने हैं जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं या फिर जो यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं, वो हमें यहां पे क्या बनने होंगे, x। तो इस b का मतलब है कि आपको वो x लेने हैं जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, आधारी मैट्रिक्स, या फिर जिसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां पे आएगा x3 और यहां पे कितना आएगा, x4। इतनी टेबल फिल हो गई। अब बात आती है b के अंदर क्या भरा जाए। तो b के अंदर अगर यहां पे x3 है तो यहां पे आएगा अल्फा 3 और यहां पे अगर x4 है तो यहां पे कितना आएगा, अल्फा 4। अगर यहां पे x1 होता तो यहां पे अल्फा 1 और यहां पे x2 होता तो यहां पे कितना आता, अल्फा 2। इतना समझ में आता है। तो हम सी मैट्रिक्स भर चुके हैं, ए मैट्रिक्स भर चुके हैं, स्मॉल बी मैट्रिक्स भर चुके हैं और हम भर चुके हैं एक्स बी और क्या भर चुके हैं, बी। अब बच गई सी बी। आपको जो एक्स आपने लिए है ना बेसिक मैट्रिक्स वाले, उनकी कॉस्ट देखनी है। उनकी क्या देखनी है, कॉस्ट। तो यहां पे कितना है, x3। इस x3 की कॉस्ट देखो कितनी है, 0। इस x3 की कॉस्ट कितनी है, 0। तो यहां पे कितना आएगा, 0। और इस x4 की कॉस्ट देखो, इस x4 की कॉस्ट कितनी है, 0। तो यहां पे भी कितना आएगा, 0। यहां पे भी कितना आएगा, 0। तो आप देख चुके हैं कि हमारी आधी सिंप्लेक्स सारणी भर चुकी है, यानी सिंप्लेक्स टेबल अभी हमारी आधी फिल हो चुकी है। अभी बच गया ZJ माइनस CJ और फिर बच गया क्या, मिनिमम रेशियो। आप इनको ठीक उसी क्रम में भरें जिसके अंदर मैं भर रहा हूं। सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स को भरें, क्योंकि कॉस्ट हमारी ऑलवेज विल बी क्या रहती है, सेम। कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है। पहले कॉस्ट को भरें, फिर आप भरें डिसीजन वेरिएबल्स को भरें, फिर ए मैट्रिक्स को भरें, फिर आप देखें कि एक्स भी भरें, फिर बी और फिर उनकी क्या भरें, कॉस्ट। अब बात आती है कि ZJ माइनस CJ कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करने का तरीका यह होता है, आप यहां पे 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो इन चारों के अंदर ही आएगा ZJ माइनस CJ, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे। तो ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि आप यहां पे जो रहते हैं ना, ये इनको मल्टीप्लाई करो इससे। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से। उसके अंदर आप जोड़ो, उसके अंदर हमें कितना जोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करते हुए इतने से,
सॉरी, इससे नहीं, इसके नीचे, इससे यहां पे बढ़ना है ना, इससे। तो जीरो को कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। और इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1 से। तो जीरो को कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 से। उसके अंदर से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या करनी है? माइनस। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहां पे तो जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, यहां पे जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, और यहां पे कितना आएगा? -6। तो कितना आएगा? 0 - 6, तो कितना आएगा? टोटल -6। तो यहां पे कितना आने वाला है? -6। कितना आने वाला है? -6। यहां पे फिल करते हैं, देखो यहां पे कितना आएगा? आपको इस जीरो को मल्टीप्लाई करना है कितने से? -1 से। जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करना है? -1 से। फिर इसमें जोड़ना है कितना? जीरो को मल्टीप्लाई करते हुए कितने से? जीरो से। तो जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? फिर जीरो से। और इसमें से माइनस करेंगे इसकी कॉस्ट, तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखते हैं। तो यहां पे तो कितना हो जाएगा? जीरो, और ये भी कितना हो जाएगा? जीरो, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? 2। तो यहां पे कितना आ जाएगा? अभी 2 और बच गए, तो 2 और फिल करते हैं। दो को फिल करने का वही तरीका, इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1 से। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1 से। इसमें जोड़ेंगे जीरो को मल्टीप्लाई फिर से कितने से करेंगे? जीरो से। और इसमें से माइनस करेंगे कितना? जीरो। इसमें से माइनस कितना करेंगे? जीरो, क्योंकि कॉस्ट कितनी है? जीरो ही तो है। तो यहां पे कितना आएगा? जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो जीरो में से जीरो, ये कितना आ जाएगा? ओवरऑल जीरो। तो यहां पे कितना आ जाएगा? जीरो। अब बात आती है कि फोर्थ कैसे भरा जाए, तो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कैसे भरा जाए? इस जीरो को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? जीरो से। जीरो को मल्टीप्लाई करना है जीरो से। इसमें आपको जोड़ना होगा जीरो से मल्टीप्लाई करते हुए कितने से? 1 से। तो जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और इसमें से माइनस करेंगे कितना? जीरो, वही कॉस्ट माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो प्लस जीरो और माइनस जीरो, तो ये रिजल्ट कितना आने वाला है? जीरो। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? जीरो। समझ में आ गया जेड माइनस सीजे कैसे फिल करना है? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि आप अगर कभी भूल भी जाएं तो आपको ध्यान रहे। इतनी बात समझ में आती है? अब चलते हैं आगे। अब इधर देखो, अब जेड जे माइनस सीजे फिल हो चुका है। अगर हमारे जेड जे माइनस सीजे, जितने भी ये जेड जे माइनस सीजे हमने कैलकुलेट किए हैं, इनको हटा दो, ये हमारे टेबल अब काम के नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हटा देते हैं, ये अब हमारा इतना काम करें। ये जितने भी जेड जे माइनस सीजे हमने कैलकुलेट किए हैं, अगर ये सारे जेड जे माइनस सीजे हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाते हैं? जीरो। ये साइन है ऑल का, फॉर ऑल, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? अगर ये जितने भी जेड जे माइनस सीजे हमने निकाले हैं और ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आ जाते हैं? जीरो, तब तो हमारी ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता? फिनिश। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्या हो जाता? फिनिश हो जाता। परंतु इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जेड जे माइनस सीजे सारे क्या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये तो कितना आ रहा है? -6, या कितना आ रहा है? 2, ये कितना आ रहा है? 0, और ये मतलब दिक्कत कौन सा कर रहा है ये? फिर हमें ये देखना होता है कि इन जेड जे माइनस सीजे के अंदर हमें उसका चयन करना है जो मोस्ट नेगेटिव है। जो मोस्ट क्या है? नेगेटिव। परंतु इसके अंदर तो नेगेटिव एक ही है, तो इसका क्या करना है? चयन। और इसके ऊपर इस प्रकार से क्या लगानी है? एरो। इस प्रकार से क्या लगानी होगी? एरो। अगर मान लो यहां पे -2 होता, एक बार के लिए मान लो ये कितना होता? -2, तो बात आती है फिर एरो किसके ऊपर लगाया जाए? तो हमें फिर देखना होता है कि मोस्ट नेगेटिव कौन सा है मतलब ज्यादा नेगेटिव कौन सा है? तो ज्यादा नेगेटिव फिर कौन सा रहेगा? -6 ही रहेगा। फिर भी एरो किसके ऊपर लगती है? -6 के ऊपर। तो ध्यान रखना है कि उस जेड जे माइनस सीजे का चयन करना होता है जो मोस्ट क्या रहता है? नेगेटिव। और इनमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? -6। और इसके नीचे आपको लिखना है इनकमिंग वेक्टर। इसके नीचे क्या लिखना होगा आपको? इनकमिंग वेक्टर। इसके नीचे कितना लिखना होगा? इनकमिंग वेक्टर। क्या लिखना होगा? इनकमिंग वेक्टर। अब इस सिंप्लेक्स टेबल के अंदर हम देख चुके हैं कि पूरी टेबल फिल हो चुकी है, बस बचा है मिनिमम रेशियो।
बस मिनिमम रेशियो बचा है, बाकी पूरी टेबल क्या हो चुकी है, फिल। आप देख सकते हैं कि पूरी टेबल क्या हो गई है, फिल हो चुकी है, बस मिनिमम रेशियो बचा है। अब हम एक बार मिनिमम रेशियो को और फिल कर देते हैं। जी आप देख सकते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स टेबल पूरी फिल हो चुकी है, बस एक मिनिमम रेशियो बचा है। इस मिनिमम रेशियो को फिल करने का तरीका ये होता है, ये जो इनकमिंग वेक्टर वाली जो रो है, इनकमिंग वेक्टर वाला जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको भाग देना है डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि इस डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर 2 के अंदर डिवाइड करना है किसका, इस 2 का। इस 2 के अंदर डिवाइड करना है किसका, इस 2 का। और इस 4 के अंदर डिवाइड करना है कितने का, 1 का। कितने का डिवाइड करना है, 1 का। 2 के अंदर जो इनकमिंग वेक्टर वाला जो कॉलम रहता है उसका डिवाइड करना है किसके अंदर, डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर। तो 2 के अंदर तो डिवाइड करना होगा किसका, 2 का, और 4 के अंदर डिवाइड करना होगा किसका, 1 का। तो यहां पे तो कितना आएगा 2, और यहां पे कितना आएगा 4, यहां पे सॉरी 1, यहां पे कितना आएगा 1, और यहां पे कितना आएगा 4। अब बात आती है कि इनमें से भी हमने एक मिनिमम रेशियो का क्या करना होगा, चयन, और वो मिनिमम रेशियो रहेगा 1। वो क्या रहने वाला है, 1। वो क्या रहने वाला है, 1। 4 और 1 में मिनिमम कौन सा है, 1। और इसके आगे आपको लिखना होगा आउट गोइंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर। इसके आगे आपको क्या लिखना होगा, आउट गोइंग वेक्टर। इसके आगे आपको क्या लिखना होगा, आउट गोइंग वेक्टर। इसके आगे आपको क्या लिखना होगा, आउट गोइंग वेक्टर। तो एक बार के लिए मैं आपको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल ही पूरी रिवाइज करवा रहा हूं। इसके आगे अगर ये जेड जे माइनस सी जे हमारे पूरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते, अगर ये जेड जे माइनस सी जे हमारे पूरे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाते, तो ये पर्सन हमारा यहीं पे क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। परंतु जेड जे माइनस सी जे सारे पॉजिटिव नहीं आए, इसीलिए हमें मिनिमम रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ा। और अब हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अगर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जेड जे माइनस सी जे के सारे पूरे आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं, तो पर्सन वहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश। नहीं तो हमें फिर से थर्ड सिंप्लेक्स टेबल क्या करनी होगी, बनानी होगी। तो इस प्रकार से हम सिंप्लेक्स मेथड का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इनमें एक बार के लिए मैं पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। इसकी जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं पूरा फिर से एक बार रिवीजन करवाऊंगा, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल का भी पूरा का भी। एक बार हम यहां तक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कितना किया है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि आखिर एलपीपी होती क्या है। तो हमने ये देखा कि कोई भी जो एलपीपी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जिसको हिंदी में उद्देश्य फलन बोलते हैं। एक होता है कंस्ट्रेंट्स, जिसको हिंदी में प्रतिबंध कहा जाता है। और एक होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, एक होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, जिसको ऋणोत्तर प्रतिबंध कहा जाता है। यानी कि किसी भी एलपीपी के कितने पार्ट होते हैं, 3। और ये एलपीपी का क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से भी और आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल के अंदर भी वेटेज है। आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैंने शुरू कहां से किया है, एलपीपी से। इस एलपीपी को सोल्व करने का जो मेथड है वो कहलाता है सिंप्लेक्स मेथड। क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स मेथड। इस एलपीपी को सोल्व करने का जो मेथड है वो कहलाता है सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड की कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो। जिनमें स्टेप फर्स्ट बोलती है कि सबसे पहले आपको जो एलपीपी दी हुई है उसको आप कौन सी फॉर्मेट में बदलो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। किस में बदलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के नियम मैं आपको बता चुका हूं। स्टेप सेकंड आपको बोलती है कि आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलो। किस फॉर्म में बदलो, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदलते हैं मैं आपको यह भी बता चुका हूं। स्टेप थर्ड बोलती है, आप स्टेप थर्ड बोलती है कि आप क्या बनाओ, स्टेप थर्ड बोलती है आप बनाओ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। क्या बनाओ, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। क्या बनाओ, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनती है आप देख चुके हैं। यहां पे आपको सीबी, बी, एक्सबी, बी, सीजे लिखना है। जहां पे जितने वेरिएबल्स लेते हैं वो लिखने हैं, x1, x2, x3, x4। यहां पे कॉस्ट मैट्रिक्स आती है, यहां पे डिसीजन वेरिएबल्स आते हैं, यहां पे बची हुई ए मैट्रिक्स आती है। यहां पे वो वेरिएबल्स आते हैं जो क्या बनाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। इसीलिए यहां पे कौन से शब्द का यूज किया गया है, बी का। कौन से वर्ड का यूज किया गया है, बी का।
और यहां पे आते हैं बी जिनमें अल्फा 3 अल्फा 4 कर देते हैं, और यहां पे उनकी क्या लिखी जाती है, कॉस्ट। यहां पे जेड जे माइनस सीजे, और जेड जे माइनस सीजे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अगर यहां पे जेड जे माइनस सीजे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते तो ये पर्सन यहीं पे क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। परंतु हम देख चुके हैं कि हमारे जेड जे माइनस सीजे क्या नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, ए क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसलिए इसके नीचे क्या लिखना होता है, इनकमिंग वेक्टर। मतलब सेकंड टेबल बनेगी, तो सेकंड टेबल बनेगी तो हमें क्या निकालना होगा, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं मैं वो भी बता चुका हूं। और इसमें आपको देखना होता है जो मिनिमम रहता है उसके आगे क्या लिखना है, आउटगोइंग वेक्टर। इसके आगे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनती है ये हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे जो कल आने वाली है। तो इस प्रकार से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये एक क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आज की क्लास में हो नहीं पाया। कल हम इस सवाल को इतना रिवीजन करने के साथ कल फिर से करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप YouTube पे हमारी क्लास पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोस, उनके नोट्स, उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर और थर्ड ईयर के हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।